यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारी PT 365 की अपडेटेड मैगजीन है, ठीक है। अभी जो हमारी आई थी मैगजीन वो सब सब्जेक्ट की अलग अलग थी, है ना जी, 6-7 जो सब्जेक्ट थे वो। और यहाँ पर जो पूरी हमारी अपडेटेड मैगजीन है, ये आपकी एक पूरी मैगजीन रहेगी अपडेटेड। इसमें सभी सब्जेक्ट आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो जितनी अलग अलग मैगजीन थी वो सभी आपको यहाँ पर एक मैगजीन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 से 3 मंथ का करंट अफेयर्स होगा, जैसे कि लिखा है यहाँ पे नवंबर से आपका जनवरी तक। नवंबर मिलेगा पूरा, दिसंबर पूरा और जनवरी पूरा, ठीक है। 3 महीने का आपको पूरा करंट अफेयर्स यहाँ पर मिलेगा। और एक और आएगी अपडेटेड 2, है ना। तो वो क्या होगा, अपडेटेड 2 में आपका रहेगा जनवरी तो हो गई पूरी कवर, वो होगी फरवरी, मार्च और अप्रैल, 3 मंथ की कवर होगी वो, ठीक है। तो आपका पूरा साल भर का करंट अफेयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ देखो टॉपिक आपके हैं राज्य व्यवस्था एवं शासन। प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द यहाँ पर जोड़े गए और भारत का 75वां संविधान दिवस यहाँ पर मनाया गया है। भारत में संपत्ति का अधिकार, तो ये सब यहाँ पर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक, राइट। और देखो यहाँ पर एक बात वो बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने अभी स्टार्ट किया है काफ़ी टाइम पहले, अभी यहाँ पे आज डे 32 होगा शायद से, जो डेली टारगेट, मैं डेली टारगेट आपको देता हूँ कि क्या क्या आपको यहाँ से कवर करना है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। और वहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा करंट अफेयर्स होता है ना वो, और साथ में योजनाएं, जो हमारी योजनाएं कवर कराई जाती हैं, वो सब योजनाएं मैं आपको देता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी, आप जहाँ पर जाकर यूट्यूब सेक्शन पर देख सकते हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहला टॉपिक यहाँ पर प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये, ठीक है। ये क्या है, देखो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई कुछ यहाँ पर टिप्पणियाँ थी, जैसे कि संविधान एक जीवन दस्तावेज, जिसका अर्थ है कि जिसे समय पर समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। ये तर्क नहीं जा सकता है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो हमारे शब्द हैं इनको शब्दों में जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। ये अवैध होता है, क्योंकि प्रस्तावना ने 26 नवंबर 1949 की जो मूल हमारी जो तिथि थी उसको बरकरार रखा है, ठीक है। जैसे आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। जैसे कि देखो आपसे यहाँ से जो इंपॉर्टेंट होगा सर हम उसकी बात करेंगे। पूरी मैगजीन आपको जो नहीं बताएंगे, मैगजीन में जितना हमारे इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वो सब आपको कवर कराएंगे। जैसे कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता की परिभाषा यहाँ पर क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर परिभाषा दी गई है, पंथ निरपेक्ष की परिभाषा क्या है, और यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ पर भारत के संदर्भ में इसका अर्थ है कि राज्य न तो कोई धर्म विशेष का समर्थन करेगा और ना ही अंततः कर्ण की स्वतंत्रता को यहाँ पर नागरिकों के द्वारा किसी धर्म विशेष को मानने के लिए आचरण को प्रचार करने को दंडित करेगा। इसके अलावा राज्य का अपना कोई यहाँ पर राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक है। ये बता रहा है पंथ निरपेक्ष में। आपसे यही चीज़ बोलेगा, इनमें से ये किसकी बात बोल रहा है ना, इतनी बात बताएगा। और ये बोलेगा किसकी बात बोल रहा है, पंथ निरपेक्षता की, समाजवाद की, धर्मनिरपेक्षता की, या हमारी राज्य की परिभाषा दे रहा है ना, या केंद्र और राज्य दोनों की परिभाषा दे रहा है। तो आपको देखना है क्या है ये, तो क्या है, हमारे पंथ निरपेक्षता की बात कर रहा है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 368 है 368 के तहत संविधान में संशोधन जो होती है उसकी संसद की शक्ति का विस्तार यहाँ पर जो प्रस्तावना तक यहाँ पर होता है, ठीक है। और कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। यह अनुच्छेद 14, 15 और 16 के साथ अनुच्छेद 25, 26, 29, 30 में यहाँ पर नहीं होता। क्या चीज़ यहाँ पर जो बताया गया पंथ निरपेक्ष के बारे में, कुछ राज्य अपना कोई यहाँ पर जो राजकीय धर्म नहीं होगा इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। समाजवाद ये आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को दर्शाता है। निजी उद्यमशीलता और व्यापार जो होते हैं उसके वाणिज्य अधिकार को यहाँ पर प्रतिबंधित नहीं करता है। अनुच्छेद 19(1) के जी है उसके तहत यहाँ पर एक मौलिक अधिकार माना गया है इसे, राइट। तो समाजवाद और पंथ निरपेक्षता की परिभाषा है वो पूरे, इसमें से कौन से आर्टिकल आपके हमारे आ रहे हैं अंदर, एक तो हमारा आ रहा है 14, 15, 16, ठीक है। उसके बाद 25, 26, 30 तुम्हारे ये सब आर्टिकल आपको याद रखने हैं कि इसके अंतर्गत जो भी यहाँ पर आए और इसके डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। समाजवाद की यहाँ पर दे रखी है, पंथ निरपेक्षता की दे रखी है और समाजवाद की यहाँ पर ये दे रखी है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रस्तावना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे, जैसे कि आपका यहाँ पर बेरूबारी बात हमारा केस था, ठीक है। एस आर बोमई यहाँ पर केस था, और केसवन बनाम भारतीय बनाम केरल राज था वो, और आरसी जो हमारे पौडियल थे उससे बनाम भारत संघी से हमारे यहाँ पर प्रस्तावना के संबंध में कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय डिसीजन दिया गया था ये, ठीक है। ये आपको डिसीजन देखना है। आगे यहाँ पे देखो प्रस्तावना के बारे में कुछ दे रखा है, क्योंकि प्रस्तावना आपका जो स्टैटिक टॉपिक है ना, तो आपका जो पढ़ा होगा प्रस्तावना वहाँ से भी मिल जाएगा। ये यहाँ पे लिखा है तो बता देता हूँ। मूल रूप से प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य यहाँ पर के घोषित किया गया था, ठीक है। प्रस्तावना नागरिकों को कोई मौलिक या आधारभूत अधिकार प्रदान नहीं करती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जिन आदर्शों को लेके गया उन्हें न्यायिक रूप से लागू नहीं करा जा सकता है, राइट। ये भी हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। हम भारत के लोग जो वाक्य होते हैं उनमें शुरू से ही उसी से शुरू होती है जो लोगों में निहित शक्ति को दर्शाती है ना। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं।
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने क्या कहा था, ये लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके तहत संविधान की प्रस्तावना जो है अनुच्छेद जो 40 है, 40 अनुच्छेद और 7 अनुसूची को संशोधन यहाँ पर किया गया था। साथ ही क्या 14 नए अनुच्छेद यहाँ पर भी और 2 भाग यहाँ पर जोड़े गए थे इसमें, ठीक है। इस वजह से इसको प्रस्तावना की जो हमारा लघु संविधान भी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे, ठीक है। राष्ट्र की एकता की जगह राष्ट्र की अखंडता का शब्द का प्रयोग किया गया था, राइट। 7वें सूची में परिवर्तन, निम्नलिखित श्रेणियों में को राज्य सूची में संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो शिक्षा वन जो हमारे पश्चिम संरक्षण है वो, ठीक है। भार माप न्याय प्रशासन के यहाँ से याद, ये चीज़ हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 7वें सूची से यहाँ पर जो परिवर्तन किए गए इनमें जो राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। ये आगे आपातकाल, राष्ट्रपति को न केवल पूरे देश में बल्कि किसी विशेष भाग में आपातकाल लागू करने के अधिकृत किया। ये स्टेटमेंट पूछा था कहीं पर, एक जो पेपर है कोई इसी में यहाँ पर पूछा कि राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ एक राज्य मतलब एक किसी पर जगह पर पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर आपातकाल घोषित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या गलत होगा, वहाँ पर किसी भी जगह किसी बात पर यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। नए राज्य के जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं उसमें शामिल किया गया कौन कौन सा, आर्टिकल 39, ठीक है, 39A, 43A और 48A, ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का जो वन और वन्य जीव का संरक्षण है, ये हमारे DPSP थे, उनमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किए गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं 2 नए भाग जोड़े गए थे, कौन सा, भाग 4A और मौलिक कर्तव्य और भाग 14A प्रशासनिक अधिकारियों की स्थापना, ठीक है। आगे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पूरा इतना, यहाँ से ये आपको याद रखना है। भारत का 75वां संविधान दिवस है, ये क्या है, भारत हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाता है, ठीक है। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान दिवस के बारे में, संविधान दिवस बनाने की शुरुआत 2015 में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया था, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है उनकी भारत संविधान के जनक भी गया था, ठीक है। विश्व संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, राइट, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष भी थे। भारत के संविधान के बारे में, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे मुद्रित या टाइप नहीं किया गया था। इसे प्रेम बिहारी नारायण जो रायजादा ने अंग्रेजी में और वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में अपने हाथों से यहाँ पर लिखा है। किसने लिखा है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, स्टेट PCS में आपसे याद रखना है, ठीक है। ये इसमें UPSC में पूछ सकता है, बट क्वेश्चन पूरा नहीं पूछेगा, वहाँ पे आपसे स्टेटमेंट में ये बात पूछ लेगा, ठीक है। इसके पृष्ठों को शांति निकेतन के जो कलाकार हैं नंदलाल बोस और निर्देशक में से जो हमारे कलात्मक रूप से सजाया गया था, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी बात याद रखनी दोनों। आगे भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है, देखो इस संपत्ति का अधिकार इसके बारे में यहाँ पर जो निर्णय था, इसमें कर्नाटक राज्य बनाम जो रंगनाथ रेड्डी था, उसने संजीव कोक जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिल जो लिमिटेड है उसकी अन्य बात पर यहाँ पर दिए गए फैसले को खारिज कर दिया गया था, है ना। इन दोनों मामले में ये निर्णय दिया गया था कि जो हमारी निजी संपत्ति है उसके सामुदायिक संसाधन जो थे उनको निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन माना जा सके, राइट। इस वजह से क्या यहाँ पर इन्होंने ये निर्णय दिया था। संपत्ति का अधिकार का विकास क्रम क्या दे रखा है, मूल अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत यहाँ पर पहले 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को और इसके अधिकरण के मुआवजे को मूल अधिकार माना गया था, है ना। तो यहाँ पर कब से कब यहाँ पर क्या किया गया वो यहाँ पे बताया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही निर्णय प्रॉपर्टी ओनर्स जो एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य है उसने कुछ बिंदु पर एक नज़र देखते हैं। इसमें आर्टिकल 39B, इसका दायरा क्या है, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि निजी संपत्ति को अनुच्छेद 39B के तहत स्वतः समुदाय के भौतिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 39B जो है इसमें, इसके अनुसार राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि समुदाय के भौतिक संसाधन का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार बटाओ जिसमें सामूहिक जो हित हैं उसके सर्वोत्तम रूप से पूर्ति हो सके, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखने। आगे देखते हैं, संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार है ना, ये भी आपको पढ़ना है और जो बता दे रहा हूँ वो भी आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। भूमि अधिग्रहण करने की जो हमारी संप्रभु शक्ति है और 7वीं सूची है, इसमें 7वीं सूची में सूची 3 के प्रविष्ट 42 से प्राप्त होता है। और वर्गीकरण के जो मानदंड हमारे क्या होते हैं, इसके वर्गीकरण के जो मानदंड होंगे हमारे, ये निजी संपत्ति को समुदाय के भौतिक संसाधन के रूप में शामिल करना और उनकी प्रकृति को उपलब्धता या कमी समुदाय के रूप में यहाँ पर से अपने निजी हाथों में संकेतन पर निर्भर करना, ठीक है। ये कुछ आपसे इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा इतना, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे देखते हैं,
जो आर्टिकल हो रहे हैं, आप एक बार क्या है, सभी आर्टिकल आपको याद नहीं करने, जो आर्टिकल यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो आर्टिकल एक बार आप अपने स्टैटिक वाली कॉपी जो बनाई है याद करने की, उसमें लिख जाइए आर्टिकल 301 क्या है, ठीक है, और आर्टिकल 14 क्या है, राइट, आर्टिकल 31C क्या है। तो ये सब आर्टिकल आपको एक बार लिख के याद कर लेना है, राइट। आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पर एनिमेंट, जो हमारा डोमेन है, इसको लेकर सिद्धांत। ये एक कानूनी सिद्धांत है जो सरकारों को निजी जो हमारी संपत्ति जो सार्वजनिक उपयोग होते हैं उसके लिए अधिकृत करने की अनुमति देता है। ये सिद्धांत समाज और संपत्ति के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है और सभी स्तरों की जो सरकार है, ठीक है, उसकी शक्ति का यहाँ पर प्रयोग कर सकता है, लेकिन संपत्ति के स्वामी को उचित मुआवजा प्रदान करना अनिवार्य होता है, ठीक है। एनिमेंट डोमेन सिद्धांत के तत्व क्या होते हैं, यहाँ पर देखो, जो एनिमेंट डोमेन होते हैं उसके सिद्धांत के क्या तत्व होते हैं। तो सार्वजनिक उपयोग होता है इनका, उचित मुआवजा देना चाहिए, ठीक है, उचित प्रक्रिया से यहाँ पर इनका अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है, और सरकारी प्राधिकरण मतलब कानूनी अधिकार होता है। इसे क्या विश्व भर में अधिकांश देशों में कानून को विनियमित यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 4 हमारे जो हैं ये एनिमेंट डोमेन के सिद्धांत के तत्व होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है हमारा सार्वजनिक न्याय सिद्धांत, है ना। सार्वजनिक न्याय सिद्धांत से आपसे नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाते हैं। अगला टॉपिक हमारा है निजी संपत्ति को अवैध रूप से ढहाना, ठीक है। ये क्या है देखते हैं इसको। यस, देखो कुछ हमारे आर्टिकल यूज हो रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल हमारा यहाँ पर है 142, ठीक है। इसमें बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य दिशा निर्देश पर एक नजर दे रखा है। देखो, वीडियोग्राफिक और उचित रिपोर्ट, घर को ढहाने या ध्वस्त करने के वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होता है। इसकी वैधता को चुनौती दिए जाने की स्थिति में इसे सबूत के तौर पर पेश करना होगा। वास्तविक जो हमारे विध्वंस रिपोर्ट है उसमें नगर आयुक्त के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत करनी होती है, ठीक है। निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अभियुक्त को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर यहाँ पर दिया जाना चाहिए और जो हमारा न्यायालय है उसके आदेश के उल्लंघन को यहाँ पर अधिकारियों के व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ठीक है। निजी संपत्ति को अवैध रूप से ढहाने के संबंध कुछ चिंताएं भी थी, जैसे कि केवल आरोप के आधार पर राज्य द्वारा किसी घर ढहाना ध्वस्त करना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की विधि के जो हमारी इस प्रक्रिया उसके विधि के शासन के खिलाफ होगी, ठीक है। साथ ही यह मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 21 का भी यहाँ पर अधिकार का उल्लंघन करेगी। आपसे बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा जो अवैध जो ढहाने का हमारी प्रक्रिया है ये किस आर्टिकल में यहाँ पर किस आर्टिकल को वर्णित करता है, ठीक है। या निजी संपत्ति को अवैध रूप से ढहाने के संबंध में कौन से आर्टिकल की बात यहाँ पर की जाती है। पहला आपसे देगा आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ऐसे करके दे देगा, ठीक है। तो आर्टिकल 21, ठीक है। आगे देखते हैं। अल्पसंख्यक जो आपका शैक्षणिक संस्थान है इसको देखते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पे बोल रखा है एक नजर यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट किया। यह साबित करने के लिए कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, इसके लिए उसके प्रशासन के अल्पसंख्यक को नियंत्रण होना अनिवार्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। किसी संस्थान का अल्पसंख्यक होना, अल्पसंख्यक का दर्जा केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता है कि उसकी स्थापना किसी कानून द्वारा या विश्वविद्यालय के रूप में की गई हो, ठीक है। जो समुदाय संविधान के लागू होने से पहले अल्पसंख्यक नहीं थे, वे भी स्वतंत्रता से पहले क्या स्थापित जो संस्थान थे उसके लिए अनुच्छेद 30A के तहत संरक्षण के हकदार होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो निर्णय है, कुछ पॉइंट हैं, ये पॉइंट दिए जा रहे हैं कि कब आप इसका जो दर्जा है रद्द नहीं कर सकते हो, है ना। ये पॉइंट आप याद कर सकते हो। और अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान है उसके बारे में दे रखा है ना। क्या यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान हमारे ये देखो, इसमें अनुच्छेद 30A भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन का मौलिक अधिकार यहाँ पर प्रदान करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो हमारे शैक्षणिक संस्थान आयोग है ना, NCME, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ये अधिनियम 2004, इसे संविधान के अनुच्छेद 30A में निहित अल्पसंख्यक के शैक्षिक जो हमारे अधिकार उसके संरक्षण अधिनियम में यहाँ पर किया गया था, ठीक है। यह आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय होता है। क्या होता है? अर्ध न्यायिक निकाय होता है, जिसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं और ये किसी भी संस्थान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के दर्जे को संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कर सकता है, ठीक है। केंद्र सरकार ने 6 समुदाय धर्मों जो अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है। ये समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन है। हालांकि संविधान में अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक है उसके समुदाय को परिभाषित नहीं किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूरा आगे देखते हो। MEI और को प्राप्त विशेषाधिकार, क्या प्राप्त विशेषाधिकार है? एक तो संविधान के अनुच्छेद 30A के तहत यहाँ पर है ना। और यहाँ पर शैक्षणिक जो संस्थान है इसमें प्रवेश के लिए आरक्षण यहाँ पर दिया गया है ना, कौन सी। और यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है उनके द्वारा प्रतिबंधित शैक्षणिक संस्थान पर शिक्षा का अधिकार को अधिनियम 2009 ये लागू नहीं होता है, चाहे वह सहायता प्राप्त हो या ना, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट आपको यहाँ से जो है ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अनिवार्य धार्मिक शिक्षा, अनिवार्य धार्मिक प्रथा, ठीक है। इसको देखो, ये क्या है, इसको देखते हैं।
यहाँ से देखो अनिवार्य धार्मिक प्रथा के बारे में, ये भारतीय न्यायपालिका अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं का उपयोग करके धर्म की स्वतंत्रता के संबंधित मामले में निर्णय दे सकती है। इसमें कोर्ट को ये निर्धारित करने में मदद मिलती है कि कौन सा धार्मिक प्रथा संबंधित धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। ठीक है, ये धार्मिक जो होते हैं प्रथा का परीक्षण को सुप्रीम कोर्ट के श्री और मठ मामले में प्रस्तुत किया गया था। इस मामले में धर्म के अर्थ में धार्मिक जो प्रथा होती है उसकी धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया था। इसमें ये कुछ ऑप्शन नहीं पूछेगा, है ना, इसको हटाओ। चीज़ें से जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। अनिवार्य धार्मिक प्रथा के बारे में ये सिर्फ आपको एक पॉइंट देख लेना है। कुछ निर्णय दिए गए थे इसके। एक तो आदि विशेषवरवाद, ठीक है, आचार्य जगदीश्वरानंद वाद 2004 और सायरा बानोवाद 2017, ये सब हमारे क्या है, इसके कुछ डिसीजन दिए गए थे अनिवार्य धार्मिक प्रथा के संबंध में। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि अनिवार्य धार्मिक जो प्रथा क्या है, ये किससे संबंधित है, ये इसके बारे में कुछ, इनमें से कौन कौन से आर्टिकल जो हमारे कौन कौन से वाद हैं जो अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं के बारे में संबंध को बता रहे हैं। यह एक और क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनमें से कौन सा कोई डिसीजन दे देगा कि इनमें से कौन सा डिसीजन जो है अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं के बारे में सही बता रहा है। 3-4 आपको वाद दे देगा कोई, है ना, तो आपको बताना है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आप ऊपर का कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट थोड़ा रहेगा, देखते हैं इसको। देखो, जाति आधारित अत्याचारों से निपटने के लिए कुछ तंत्र यहाँ पर बनाए गए, जैसे कि यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान क्या है। मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 के जो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से समानता का जो बंद करते हैं, ठीक है। राज्य के नेता जैसे जो तत्व होते हैं डीपीएसपी। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति के लिए प्रावधान यहाँ पर इनमें किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 238 इसमें अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, ठीक है। आगे विधिक प्रावधान, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो हमारा है 1955, ये अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित करता है, ठीक है। 1976 में इस अधिनियम को संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम ये कर दिया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये किसके तहत हमारा गठन किया गया था, राष्ट्रीय जो आयोग है ये, ठीक है, जो जातीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जातीय आयोग है, ये आपको याद रखना है। और देखते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो होती है, ये अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ये विशेष कानून SC/ST समुदाय के व्यक्तियों के लिए खिलाफ एक अपराधों के अत्याचार के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है। कौन सा अधिनियम है, 1989। इस मामले का शीघ्र निपटान करने के लिए विशेष अदालतों का यहाँ पर गठन भी किया गया था, है ना। कुछ विशेष अदालतें गठन की गई थी। हाथ में मैला उठाने की जो कर्मी है उनका यहाँ पर प्रतिषेध मतलब अधिनियम था वो किया गया था। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण जो संशोधन अधिनियम है 2015, इसके तहत यहाँ पर क्या है, SC/ST समुदाय के संबंधित जो महिला हैं उनके खिलाफ यौन अपराधों को भी अत्याचार की जो परिभाषा में जोड़ा गया था, राइट। आगे देखते हो संवैधानिक प्रावधानों की तुलना, जो संवैधानिक प्रावधान की तुलना, ये मैंने आपको पहले जो PTI है इसमें कुछ बताया था इसको लेकर, ठीक है। देख लेते हैं फिर से। जैसे कि निर्वाचन मंडल की संरचना हमारी जो है, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से चुनाव क्या है इनके द्वारा नहीं किया जाएगा, है ना। ये भारत के द्वारा क्या है, ये आप निर्वाचक मंडल द्वारा कर सकते हो। ये निर्वाचक मंडल के जो निम्नलिखित सदस्य होंगे, जैसे कि आपके संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 70वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1992 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 54 में ये बताया गया था, ठीक है। नोट यहाँ पर दे रखा है कि संसद दोनों जो सदन है उसके राज्य विधानसभाओं के नामांकित या मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। बाकी आप ये तो देख लोगे क्या लिखा है, राइट। आगे देखते हैं, अमेरिका के बारे में दे रखा है और यहाँ पर इंडिया के बारे में दे रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे यहाँ पर टॉपिक है इसी में शास्त्रीय अधिनियम नामांकित से। देखो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, शास्त्रीय इसको ऑर्डर रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा है क्योंकि नामांकन प्रक्रिया क्या होती है, इसकी जो होती है नामांकन प्रक्रिया हमारी प्राइमरी जो हमारे कॉकसेस के माध्यम से इसको चुनते हैं। इसमें क्या होता है, उम्मीदवार राष्ट्रपति पद जो प्रस्ताव होगा उसमें कम से कम 50% जो हमारे निर्वाचक अनुमोदक के ग्रुप में यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना होता है इनको, ठीक है। तो दोनों का अलग है। चुनाव पद्धति कैसी होती है इनकी, ठीक है। मतदान की प्रक्रिया कैसी होती है, चुनाव का कब आयोजित होते हैं और रनिंग मेट कब होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब लिखा हुआ है, ठीक है। भारत और अमेरिका राष्ट्रपति जो है उसके क्षमादान की शक्तियाँ, क्षमादान की शक्ति क्या क्या हो सकती हैं। आर्टिकल हमारा कौन सा, आर्टिकल 72 में है, राइट। और संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 2 और खंड 2 में यहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका उसका राष्ट्रपति की बातें बता रहा है, ठीक है। ये भारत की बात कर रहा है। तो एक एक चीज़ आपको देखना, मृत्युदंड कौन सा किधर दे सकता है, दायरा से क्या होता है, कार्यपालिका की भूमिका क्या होती है, इसकी क्या होती है, नई समीक्षा में इसका क्या होगा और इसमें क्या होता है, सीमाएं इनकी क्या होती हैं
और अमेरिका में राष्ट्रपति सीमाएं क्या होती हैं। तो आप एक बार उनको देख सकते हो, देखोगे तो याद हो जाएगा आपको ये। आगे, भारत के 51 में मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो 51 हमारे चीफ जस्टिस थे ऑफ इंडिया, उसको हम देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सीजेआई की नियुक्ति के बारे में। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर सीजेआई के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। हालांकि इस परंपरा को 1964, 73 और 77 में उल्लंघन किया गया था। इस संबंध में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री सिफारिश मांगते हैं कि जिसे फिर प्रधानमंत्री के पास भेजता है, और अंत में प्रधानमंत्री सीजेआई की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ठीक है, सीजेआई की कुछ भूमिका होती है, क्या क्या देखते हैं इसको। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो हमारा मुख्य न्यायाधीश, उसकी कुछ भूमिकाएं। फर्स्ट अमंग जो आप पर इक्वल्स होते हैं। राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सीजेआई न्यायपालिका का प्रमुख होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और वो एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है। हालांकि सीजेआई को सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की तुलना में कोई जो उच्चतर न्यायिक प्राधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ये लाइन हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले वाली। ठीक है, दूसरा, मास्टर ऑफ द रोस्टर केसों की सुनवाई के लिए पीठों के संविधान को सहित यहाँ पर इनका गठन करना सीजेआई का अनन्य अधिकार के रूप में माना जाएगा। राइट, कॉलेजियम का प्रमुख इसमें क्या होगा, इसमें देखो इसमें क्या होता है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो जज होता है इसका सीजेआई, ये उच्चतम न्यायपालिका में न्यायिक जो नियुक्तियाँ होती हैं उनके संचालन के लिए कॉलेजियम का प्रमुख होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों के जो सेवक है उसकी नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 146 के तहत सीजेआई के उसके दौरान निर्धारित सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का या अधिकारी इसकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, आर्टिकल में यहाँ पर बताई गई। तो 3-4 बातें हैं, आपको देख लेना इंपॉर्टेंट है, और इसको जाके थोड़ा सा डीप में भी पढ़ लेना है। ठीक है, जो आपके नोट्स हैं उससे। कॉलेजियम के बारे में दे रखा है। न्यायिक नियुक्ति जो हमारी कॉलेजियम की सिफारिश पर ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124, 217 में क्रमशः की जाती है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग निर्णय में विकसित हुआ है। ये निर्णय 1981, 1993 और 1998 में सुनाए गए थे। इन निर्णय को 3 जजेस केस भी कहा जाता है। राइट, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 3 जजेस केस इनमें से कौन से निर्णय को कहा जाता है आपसे पूछ लेगा, या फिर बोल देगा कब कब निर्णय होती है, संदेह देगा। तो आपको याद रखना है कब कहा दिया गया था और किसके लिए दिया गया था। आगे आते हैं, यहाँ पर देखो कॉलेजियम जो प्रणाली है इसमें 3 जजेस केसेस के साथ विकसित हुई है ना। यहाँ पर जजेस हैं, ये जो बता रहे हैं इसमें देखना, ये तीनों, ये आपको थोड़ा सा रीड कर लेना है। ठीक है, रीड करते ही आपको बातें समझ आ जाएंगी। आगे देखते हो, न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। राइट, देखो पद से हटाने से संबंधित जो प्रक्रिया है इसका उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना और न्यायिक जो सत्यनिष्ठा है उसको बनाए रखना। ठीक है, और इसके पृष्ठभूमि आज़ादी के बाद 6 बार न्यायाधीशों के खिलाफ पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन कोई भी पारित नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। जो न्यायाधीशों को पद से हटाने संबंधित कुछ प्रावधान किए गए थे, जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल 124 है। ठीक है, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट है, उसमें न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान करता है। ठीक है, 218 में क्या है, इसमें प्रावधान किया गया था कि हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को उसकी प्रक्रिया के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का दोनों यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आगे आधार क्या होगा इनका, आधार होगा कि कदाचार या क्षमता के आधार पर दोषी मतलब कोई दंडित किया जाएगा इनको, उसके आधार पर इनको हटा सकते हो आप। राइट, हालांकि इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। देखो आपसे बोलेगा कि हमारा जो न्यायाधीश इसको हटाने के लिए आर्टिकल 124 को हम सुप्रीम कोर्ट में करते हैं और 218 को हम क्या करते हैं, हाई कोर्ट में हटाने का। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोलेगा इसी कदाचार के दोषी के आधार पर इसे हटा सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा बोलेगा इसी संविधान में परिभाषित किया गया है, हाँ ऐसे करके बोलेगा इसे संविधान में परिभाषित किया गया है कि इसे अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं क्षमता के आधार पर, लेकिन संविधान परिभाषित नहीं किया गया। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, प्रक्रिया क्या होगी। ये न्यायाधीश की जांच अधिनियम 1968 द्वारा विनियमित होती है। पद से हटाने संबंधित जो प्रक्रिया चल रही क्या होगा, आरंभ में क्या होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पर कम से कम लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्ताव संबंधित सदन जो पीठासीन अधिकारी उसको सौंपा जाएगा। ठीक है, आगे ये निम्नलिखित 3 सदस्यीय समिति को भेजा जाएगा, जैसे कि आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद को, ये 3 लोगों को यहाँ पर भेजा जाएगा। आगे देखते हैं, और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं टॉपिक हमारा तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या है, देखो जो टॉपिक हमारा होता है वो टॉपिक के बारे में अगर आप जान गए उसके बारे में और भी कुछ लिखा है उससे आपको मतलब नहीं होता, बस टॉपिक आपको जाना क्या है उसका कुछ स्टैटिक पैटिक दो आप जान लो। ठीक है, ये चीज़ देखो तदर्थ न्यायाधीश ये हमारे क्या है, संवैधानिक प्रावधान
संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी हाई कोर्ट को सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं उसके यहाँ न्यायाधीश के रूप में काम करने की अनुरोध कर सकता है। और नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी इनकी, ये देखो मेमोरेंडम ऑफ जो हमारे प्रोसीजर होते हैं 1998 में उल्लिखित इसको किया गया था। ये संविधान के अनुच्छेद 127 में सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसमें कोरम पूरा ना कर होने की स्थिति में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, अगर आप कोरम नहीं पूरा करते हो, कोरम मतलब होता है एक गणपूर्ति, मतलब उसका कुछ परसेंट होता है 1/10 या 1/5 तक जो भी होता है वो परसेंटेज उसको बोलते हैं कोरम। वो अगर आप पूरा नहीं करते हो तो तदर्थ न्यायाधीशों के यहाँ पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे जेल सुधार है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर जेल सुधार, इसमें हाल ही के गृह मंत्रालय ने जो मॉडल जेल मैनुअल 2016 नियम उसमें यहाँ पर कुछ संशोधन किया। ठीक है, इस वजह से क्या न्यूज़ में था, देखते हैं इसको। ये संशोधन सुकन्या सांता बनाम भारत संघ और अन्य मामले को कैदियों के बीच में जाति आधारित भेदभाव की समाप्ति पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किए गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ इसको देखेंगे हमारे एग्जाम के लिए। देखो यहाँ से देखते हैं ये भारत में जेल के बारे में संवैधानिक जो प्रावधान है जेल उसमें बंद जो व्यक्ति होते हैं उसकी संविधान की 7वीं सूची में सूची 2 की प्रविष्टि 4 के तहत राज्य सूची का विषय इस प्रकार जेलों के प्रशासन का जो प्रबंधन होंगे उससे संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये प्रशासन जो होता है ये जेल अधिनियम 1894 से संबंधित जो हमारे राज्य सरकारों के जो जेल मैनुअल द्वारा शासित होता था। ठीक है, जेल अधिनियम 1894 भारत में जेलों के प्रबंधन और जो प्रशासन था उसमें संबंधित पहला कानून था यहाँ पर ये, राइट। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉडल जेल जो अधिनियम 2023 से लागू किया। ये कानून ब्रिटिश काल के कानूनों के सुधार में यहाँ पर राज्यों के हेतु मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा। ठीक है, जेल अधिनियम 1894 को बंदी अधिनियम 1900 जो है और बंदी स्थानांतरण अधिनियम 1950 के प्रासंगिक प्रावधानों की समीक्षा की गई है और उन्हें जेल मॉडल अधिनियम में यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हमारे जेल मॉडल में शामिल किए गए, एक तो आपका जेल अधिनियम, ठीक है, बंदी अधिनियम और बंदी स्थानांतरण अधिनियम को यहाँ पर शामिल किया गया। आगे जेल जो हमारा सुधार समिति है इसको देखते हैं। कृष्ण अय्यर समिति, अमिताभ राय समिति, ठीक है, और आपका सर अलेक्जेंडर जो कार्डियो समिति है 1919-20 में, और जो मुल्जर समिति है, ये सब हमारी क्या है जेल सुधार की समितियाँ थी। ठीक है, मॉडल जेल अधिनियम 2023 के कुछ बिंदु हैं, जैसे कि यहाँ पर परोल एक कैदी की जो सशर्त रिहाई व्यवस्था जिसे एक निश्चित अवधि के लिए यहाँ पर सजा निलंबित कर दी जाती है। ठीक है, और यह अधिकार के रूप में उपलब्ध नहीं होता है ना, इंपॉर्टेंट है। ये हत्याओं या आतंकवाद विरोधी जो हमारे कानून होते हैं उसके साथ दोषी ठहराए गए जो पैरोल के लिए यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। ठीक है, लंबी अवधि के लिए जेल की सजा पाए कैदी को फरलो दिया जाता है, जिसे लंबी अवधि की जो जेल की सजा पाए कैदी उनको फरलो दिया जाता है। कैदी को दी गई फरलो की अवधि उसकी सजा में छूट की कमी के यहाँ पर माना जाता है। ठीक, कमी के रूप में मानते हैं। महिला और ट्रांसजेंडर जो कैदी होते हैं उसकी बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेलों में उनके लिए एक अलग से सेल्स का यहाँ पर प्रावधान किया जाता है। अदालतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी यहाँ पर जेलों में वैज्ञानिक और जो तकनीकी उपाय करने के लिए यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। आगे देखते हैं कैदियों के अधिकार यहाँ पर हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं, और कैदियों को चुनाव लड़ने के अधिकार और कैदियों द्वारा मतदान करने के अधिकार यहाँ पर दे रखे हैं क्या क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। आगे कैदियों के अधिकार संबंधित न्याय निर्णय, क्या निर्णय होंगे। एक तो यहाँ पर निर्णय दिया गया था जिसमें कि प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन 1980, एक शीला बारस्ते बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये दिया गया था जेलों में जो महिला कैदी उनके पति हिरासत में हिंसा के संबंधित जो था वो। आगे देखते हो, आगे यहाँ पर है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, राष्ट्रीय जो हमारा अपराध ब्यूरो हो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, उसको यहाँ पर 3 नए आपराधिक कानून को लेकर यहाँ पर ये लागू करने के लिए सुगम बनाएगा। इसको लेकर यहाँ पर ये न्यूज़ में था। ठीक है, देखते हैं इसको। इंटरऑपरेबल जो पर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके बारे में ये जो ICJS है इसका विचार सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने दिया था। अब इसे गृह मंत्रालय के तहत एक प्रमुख योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा, आपराधिक यहाँ पर न्याय जो प्रणाली इससे अलग अलग सिस्टम के रूप में पुलिस अपराध और आपराधिक जो ट्रैकिंग नेटवर्क है उसके सिस्टम के बीच यहाँ पर एक डेटा सूचना को सुगम हस्तांतरण को सक्षम बनाना। ठीक है, मुख्य फोकस किस पे होगा, अपराध और अपराधी जो ट्रैकिंग नेटवर्क है उसके सिस्टम को लेकर ई कोड और ई कारीगर डेटाबेस के साथ फॉरेंसिक लैब फिंगरप्रिंट जैसे अभियोजन उसकी न्यायपालिका के तहत स्तंभों के साथ जोड़ेगा ये। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को सभी स्तंभों में 1 डेटा 1 एंट्री का लक्ष्य हासिल करना। CCTCNS जो है 2009, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या था, इसका फुल फॉर्म है आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क। इसको 2009 में 100% तक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था, है ना। और
जो हमारा कार्यान्वयन था इसका वो एनसीआरबी द्वारा राष्ट्रीय सूचना जो विज्ञान केंद्र था उसके सहयोग से लागू किया जा रहा है। ठीक है, समय सीमा क्या है यहाँ पर दे रखा है। आपसे बोलेगा जो हमारा जो आपराधिक जो ट्रैकिंग नेटवर्क है ये 50-50% यहाँ पर राज्य और केंद्र के थ्रू शुरू किया गया था, तो क्या गलत है। ये हमारा सिर्फ 100% केंद्र प्रायोजित के पर शुरू किया गया था। ये स्टेटमेंट आपको जरूर देगा अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो। ठीक है, और ये बोलेगा इसका विचार जो था ये अब ये गृह मंत्रालय के तहत यहाँ पर नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा। ये बोलेगा ये इसका विचार जो था ये गृह मंत्रालय ने यहाँ पर दिया था, लेकिन अभी यहाँ पर जो है इसे गृह मंत्रालय ने विचार दिया और अभी भी यहाँ पर गृह मंत्रालय ने लागू किया जा रहा है इसके द्वारा। ठीक है, तो क्या गलत हो जाएगा क्योंकि विचार इसको सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, गृह मंत्रालय ने नहीं। और यहाँ पर भी एक पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो 100% केंद्र प्रायोजित योजना है इसको आगे देखते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए शुरू की गई कुछ पहले हैं। राइट, इसको देखते हैं। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है फेज 3 का। इसमें क्या इंपॉर्टेंट इसको देखते हैं। ई कोर्ट हमारा जो परियोजना है तीन चरण इसके बारे में केंद्रीय क्षेत्र की योजना 2023 से 2027 तक 4 वर्षों के लिए जो थी क्रियान्वयन इसमें किया जाएगा। ठीक है, इसका परिव्यय कितना होगा 7210 करोड़ रुपए यहाँ पर निर्धारित किए जाएंगे। लक्ष्य क्या होगा, न्यायालयों के सभी रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल ऑनलाइन और कागज रहित जो न्यायालय उसकी ओर बढ़ते यहाँ पर न्याय की अधिकतम सुगमता को व्यवस्था को शुरुआत करना। ठीक है, ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट से पॉइंट देखते हैं क्या यहाँ पर होगा हमारा। जैसे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ई कोर्ट्स परियोजना। ठीक है, ये क्या है, इनके 3 घटक है हमारे। ठीक है, चरण के 3 घटक है। एक तो हमारा दे रखे हैं सभी, राइट 6 यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें से जो S3WAAS जो प्लेटफॉर्म है ये दे रखा है, राइट। और ई सेवक केंद्र है हमारे, और क्लास सिस्टम है। ठीक है, स्कैनिंग और डिजिटलीकरण है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है और वर्चुअल कोर्ट है। तो यहाँ पर हमारे ई कोर्ट्स की कुछ घटक दे रखे कंपोनेंट्स हैं, है ना। इन्हें से बोलेगा कि आपका ई कोर्ट से इनमें से कौन सा घटक ई कोर्ट से संबंधित नहीं है, ऐसा करके बोल देगा। आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा, 3 जो सही होंगे, 1 कोई गलत होगा, है ना, या फिर 4 सही होंगे, ऐसा करके दे देगा, है ना, या 5 दे देगा आपको। तो ऐसे करके देख लेना कि ई कोर्ट से हमारे परियोजना से 3 जो चरण के 3 घटक कौन कौन से। भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, ये क्या है देखते हैं इसको। ये संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव के संबंधित यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे वैधानिक प्रावधान क्या है, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, सेवा शर्तों की कार्यकाल संबंधित जो नियम है मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य निर्वाचन आयोग के तौर पर यहाँ पर तय किए जाएंगे। ठीक है, उनकी भूमिका क्या होगी, ये क्या है, लोकसभा के चुनाव का संचालन करना, राज्यसभा के करना, राज्य विधानसभा का करना और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को करना। ये आपको याद रखनी है। ये संरचना बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन में कि उनकी मुख्य भूमिका किस में रहती है, कौन से चुनाव में रहती है। ठीक है, इसी की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें वर्तमान एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर होते हैं। ठीक है, शुरू में आयोग केवल एक सदस्य था। 1989 में 2 निर्वाचक आयुक्त यहाँ पर नियुक्त किए गए थे और 1 जनवरी 1990 में तक कार्यरत रहे थे वो लोग जो यहाँ पर पहले किए गए थे। और 1993 में आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त भी यहाँ पर स्थायी रूप से कार्यरत हैं। कब से, 1993 से। आपसे बोलेगा जो भी हमारी हाल ही में संरचना चल रही है ये 1990 से पहले की है, तो क्या गलत, 1990 पहले की नहीं, 1990 की बाद की। कब की, 1993 की। इनके कार्य क्या होंगे, चुनाव व्यय समय समय पर लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार उसका आयोग घोषित करना। ठीक है, राजनीतिक दलों को आंतरिक लोकतंत्र के रूप में सुनिश्चित करना, है ना, और चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले पर परामर्श देना। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो कुछ विशिष्टता और कुछ विवरण देना, इनकी योग्यता क्या होगी, है ना, समिति क्या होंगी, चयन समिति क्या इनकी होती है, कौन कौन चयन कर सकता है और इनमें क्या कार्यकाल इनका कैसे होगा, सब यहाँ पर दे रखा है। तो आप एक बार इनको रीड करते हो तो सब स्टैटिक पॉइंट है ये। आगे देखते हैं। ECI की कुछ पहले थी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM है ना, ये इसकी पहल थी। और व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी है, ये इसकी पहल है। और E-विजिल ऐप है, ये भी नागरिकों द्वारा यहाँ पर जो आदर्श आचार संहिता उसके लेकर लाया गया था उल्लंघन के लिए 2018 में, उल्लंघन के रिपोर्ट देने के लिए। राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण ये भी लाया गया था, है ना। और E-वेब जो हमारा है पोर्टल ये भी स्टार्ट किया गया था। और वोटर वेरीफाइड जो हमारा पेपर वाला ट्रायल है ये भी शुरू किया। आपसे बोलेगा कि ECI की प्रमुख जो पहले हैं उनमें से आपको सीरियल से लगाना है, कौन सा पहले किया गया था कौन से बाद में किया गया था, ऐसा बोल देगा। तो सबसे बाद हमारा VVPAT है, उसके बाद यहाँ पर कोई पहले इनकी नहीं लाई गई। तो ये सब आपसे सीरियल से पूछ सकता है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है ऐसे हमारे ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके इनमें से कौन सी पहले हैं इनमें, है ना, याद रखना है।
गैर सरकारी संगठन, नॉन जो हमारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसको दे रखे हैं। यहाँ पे देखते हैं एनजीओज क्या है, तो भारत में इन्हें किस प्रकार विनियमित किया जाता है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट वाले से डिस्कस करते हैं हम लोग, इसको छोड़ते हैं। भारत में एनजीओज का गठन निम्नलिखित अधिनियम के तहत किया गया, जैसे कि सोसाइटी, ये सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत होते हैं। ठीक है, निजी ट्रस्ट केवल केंद्र सरकार के भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत किए जाएंगे। सार्वजनिक ट्रस्ट क्या होंगे, इससे संबंधित राज्य के न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत होंगे। चैरिटेबल कंपनियां क्या होंगी, ये कंपनियां अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 के तहत इन गैर लाभकारी जो हमारे कंपनियां इस ग्रुप में पंजीकृत होती हैं। तो हमारे कुछ एनजीओ के यहाँ पर ये अधिनियम के बारे में बात बता रहा था ये। ठीक है, आगे देखते हैं। एनजीओ से संबंधित यहाँ पर कुछ संवैधानिक प्रावधान भी दिए गए हैं, है ना, जैसे कि 7वीं सूची में ट्रस्ट या चैरिटी जो होते हैं उसको लेकर अंतर्गत यहाँ पर जो कुछ विषय हैं उसकी कानून बनाने की शक्ति संसद या राज्य विधानमंडल दोनों में होती है। आर्टिकल 19(1)(c) में बताया गया है कि अनुच्छेद में एसोसिएशन यानी संगम या संघ बनाने के लिए अधिकार की गारंटी यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, बस कुछ बातें से याद रख लेनी, कुछ नोट सोर्सेस का नहीं बनाना है आपको। FCRA जो आपका है ये थोड़ा सा एक बार देख लेना है। ये क्या, देखो ये कानून एनजीओ द्वारा जो व्यक्ति है उसके संघों या कंपनी को प्राप्त होने वाले विदेशी अंशदान को यहाँ पर धन को विनियमित करता है। एक पॉइंट हमारा ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा बस एक ही पॉइंट ऐसे पढ़ना है आपको। ठीक है, जो एनजीओ 2010 है उसके तहत हमारे विनियमन क्या है। एनजीओ को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ कदम उठाया गया था, जैसे कि वित्त पोषण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, जैसे स्वाधार और उज्ज्वला जैसी ऊपर कल्याणकारी योजना थी वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। और संस्कृति मंत्रालय की कुछ योजनाएं स्टार्ट की, जैसे कि हमारी सांस्कृतिक जो समारोह में उत्पादन और अनुदान को लेकर यहाँ पर कुछ पहले थी। सांस्कृतिक संगठनों की वित्तीय सहायता दी गई थी यहाँ पर। और एनजीओ दर्पण जो था हमारा एक पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया, जिससे क्या है विशिष्ट आईडी यहाँ पर प्रदान की जाएगी और इस पोर्टल के तहत। ठीक है, तो 2-3 बातें एनजीओ को बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकार द्वारा कदम उठाए गए थे। और FCR 2010 के तहत एक पॉइंट वाला आपको याद रखना है। गवर्नेंस और AI इसके बारे में देखते हैं। देखो ये सैटेलाइट, ड्रोन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से प्राप्त जो डेटा होता है उसमें रियल टाइम विश्लेषण प्राप्त करेगा, प्रदान करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ठीक है, ये डेटा बैंक जो होता है आपदा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा के पूर्वानुमान हेतु डेटा को विश्लेषण AI में उपयोग करने के लिए पर भारत के लक्ष्य को अनुरूप बताया जाएगा इसका। ठीक है, आगे क्या है, भारत की गवर्नेंस को नया रूप देने में AI की क्या क्षमता है यहाँ पर। ठीक है, ये बता रहा है। देखो यहाँ पर कुमारी कुशल सेवा जो वितरण है ये AI सार्वजनिक सेवाओं को स्वचालित कर सकता है और सरकारी कार्यभार को क्या है कम कर सकता है और सेवा की यहाँ पर जो गुणवत्ता है उसमें सुधार भी कर सकता है। जैसे कि आपका शिक्षा NCERT अपने जो हमारे नेशनल रिपोजिटरी जो आपके ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं उसकी रिपोजिटरी में उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के साथ टैग करने के 31 मीटर जो डेटा है उसके यहाँ पर एलिमेंट्स को यहाँ पर सेट सूची को संबोधित करेगा। और कृषि को लेकर क्या करेगा, कृषि में हमारे राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली है, यही मशीन लर्निंग जो है उसको उपयोग करके फसल रोगी की पहचान की क्रांति ला रहा है, जिससे कि किसानों को फसल के उगाने में यहाँ पर मदद मिलेगी, है ना। तो 2 आपको याद रखने, शिक्षा में और एक कृषि में कैसे हमारे जो गवर्नेंस है कैसे AI के रूप में अपने विकसित करेगा इसको। ठीक है, समावेशता और पहुंच क्या होगी इनकी, यहाँ पर देखो समावेशता और पहुंच, यहाँ पर जो भाषाई प्लेटफॉर्म है उसमें क्षेत्रीय भाषाओं में सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए AI का उपयोग करता है। ठीक है, डेटा संचालित नीति निर्माण, इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज के तहत यहाँ पर यातायात प्रबंधन और अपशिष्ट निपटान जैसी जो शहरी सेवा हैं उनको अनुकूलित करने के लिए इसे AI का उपयोग किया जाता है। ठीक है, न्यायिक दक्षता, कानूनी दस्तावेज जो अनुवाद उसके लिए सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद जो सॉफ्टवेयर के नामक एक AI जो हमारा आधारित उपकरण होगा उसका उपयोग करेगा, जिससे कानूनी कार्रवाई में भाषा की बाधा कम हो सकती है। ठीक है, और तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। यहाँ पे देखो भारत में AI को बढ़ावा देने के लिए शुरू की कुछ पहल है ना, कौन कौन सी पहल शुरू की गई, राष्ट्रीय AI रणनीति NSAI ये शुरू की गई। और AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हमारा इंडिया है इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके द्वारा यहाँ पर कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 से कानून को व्यक्तियों को डेटा सुरक्षित करने के लिए पर सुनिश्चित किया गया था। AI पर वैश्विक भागीदारी, ये हमारा इसके तहत भारत AI रणनीति को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप यहाँ पर विश्व स्तर पर सहयोग प्रदान करेगा। ठीक है, कौशल विकास क्या होगा, ये यहाँ पर कौशल विकास रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ फ्यूचर स्किल्स जैसे हमारे कार्यक्रम खासकर Tier 2 और Tier 3 शहरों में AI शिक्षा का विस्तार करेंगे। तो जबकि पॉइंट कुछ याद रखने, भारत में जो AI को बढ़ावा देने के लिए कुछ शुरू की गई पहल थी, है ना, ये 5 पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, हाँ 5 है। आगे देखते हैं, सॉवरेन आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है ये क्या है। देखो सॉवरेन AI हमारा क्या है,
किसी राष्ट्र की स्वतंत्र रूप से एआई प्रौद्योगिकी को विकसित करने, उपयोग करने की, नियंत्रित करने की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य एआई के रणनीतिक उपयोग के माध्यम से राष्ट्र के हितों की रक्षा और प्रगति करने की उसकी क्षमता को मजबूत करता है। ठीक है, ये डिजिटल संप्रभुता फ्रेमवर्क पर आधारित होता है। डिजिटल संप्रभुता जो होता है, इसमें तात्पर्य अपनी डिजिटल जो प्रौद्योगिकी है उस पर स्वयं का नियंत्रण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, और संप्रभुत्व जो होता है एआई के विकास में मार्गदर्शन करने वाले 6 रणनीतिक हमारे स्तंभ होते हैं। राइट, इसमें से आपका स्ट्रेटेजिक पिलर्स होता है, जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपका। ठीक है, कार्यबल और विकास हो गया, अनुसंधान, विकास, नवाचार। ठीक है, और विनियामक एवं नैतिक फ्रेमवर्क हो गया, और एआई के उद्योग से जो सहयोग उसको बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ पर 6 रणनीतिक स्तंभ हमारे जो एआई के विकास को मार्गदर्शन करने में भूमिका निभाएंगे। ठीक है, सहकारिता, इसको देखते हैं। ये क्या है? भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री तथा प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 में इसका उद्घाटन किया था। अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारी है वर्ष, ये 2025 के बारे में घोषणा की भी थी, इसकी जून 2024 में हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। थीम क्या है? सहकारी समितियां एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं, है ना। यहाँ पर इसकी थीम दी गई थी। उद्देश्य क्या है? इसका जागरूकता को बढ़ाना, ठीक है, विकास को बढ़ावा देना, नीतियों को समर्थन करना और नेतृत्व को प्रेरित करना। ये हमारी इसकी सहकारिता की कुछ उद्देश्य थे। ठीक है, कुछ सिद्धांत भी हैं सहकारिता के, है ना। क्या सिद्धांत हैं? देखो, आपको लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सहकारिता के यहाँ पर उद्देश्य पहले नंबर में। ठीक है, दूसरे नंबर में सहकारिता के 7 सिद्धांत हैं, सेकंड नंबर में पूरी लिखना है। और ये क्या होता है, इसकी घोषणा कब की गई, थीम क्या है, ये भी आपको एक एक बात नोट कर लेना। पूरी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इतना। ठीक है, तो यह सब आपको देखना है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं सहकारी समितियां होती क्या हैं। ठीक है, देखो परिभाषा, ये एक सहकारी समिति समान आवश्यकताओं वाले व्यक्ति को एक स्वैच्छिक समूह जो साझा आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा? इनका उद्देश्य होगा कि हमारे स्वयं सहायता के जो पारस्परिक सहायता है उसके माध्यम से समाज में गरीबों के वर्ग जो हित है उसके पर ध्यान केंद्रित करने हैं। तो यहाँ पर जो सदस्य उसका समर्थन करना और जो हमारा संसाधन है उसका साझा करना, सदस्य संसाधनों को एकत्रित करने और यहाँ पर पारंपरिक जो लाभ है उसके लिए उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे इसके, ये संसाधन को साझा करना। और सहकारी जो हमारे आंदोलन ये क्या होंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, आंदोलन यहाँ पर क्या दे रखे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर नवंबर 2024 में भारत ने पहली बार ICE के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की मेजबानी भी की थी। ठीक है, इस सम्मेलन की थीम थी कि सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। ये थीम भारत के सहकार समृद्धि दृष्टिकोण के अनुरूप थी। ठीक है, भारत में सहकारी समितियां कुछ हैं, उत्पत्ति कब हुई थी? भारत में सहकारी समिति कोऑपरेटिव जो हमारी क्रेडिट सोसाइटी है एक्ट उसके तहत यहाँ पर 1904 में शुरू की गई थी। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है? भारत में विश्व की 27% सहकारी समितियां, 20% भारतीय नागरिक सहकारी समितियों को हिस्सा होती हैं। हालांकि वैश्विक औसत केवल 12% है। शीर्ष सहकारी क्षेत्र के आवास, डेयरी और प्राथमिक कृषि ऋण समिति। ठीक है, अग्रणी राज्य कौन कौन से इसमें? महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये हमारे अग्रणी राज्य हैं। संवैधानिक स्थिति क्या होगी? ये हमारे 97 जो 97 संविधान संशोधन अधिनियम है 2011, उसकी निम्नलिखित प्रावधानों के साथ यहाँ पर सहकारी समिति के प्रावधान का दर्जा, संवैधानिक का दर्जा दिया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) के सहकारी समिति को यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, राज्य के जैसे जो सिद्धांत हैं, तत्व हैं, इसमें सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43 भी यहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है, नया भाग 9B सरकारी जो सहकारी गवर्नेंस उसके लिए अनुच्छेद 243(z)(h) से 243(z)(t) तक यहाँ पर जोड़े गए थे। तो ये हमारे काफ़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं सहकारी समिति वाले, ये आपको याद रखना। ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं, और आगे तो कुछ खास नहीं है इसमें। टॉपिक हमारा अगला है भारत में नगर निगम। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो, भारतीय शहर जो हमारे शहर देश के केवल 3% भू क्षेत्र को कवर करते हैं, फिर भी वे देश के सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें 60% से अधिक का योगदान करते हैं। 1992 के 74वें संविधान संशोधन ने भारत में स्थानीय शासन को औपचारिक रूप दिया तथा स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया था इनको। ठीक है, आगे देखते हैं। और भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास क्या होगा? यहाँ पर भारत में स्थानीय स्वशासन उसका इतिहास दे रखा है, जैसे कि प्राचीन भारत में क्या था और पूर्व मध्यकाल में क्या था और ब्रिटिश काल में यहाँ पर भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या इतिहास था। तो ये आपको नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट करके आपको इसका अपना नोट्स बनाना है, ऐसे करके लिखना है। जो भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास क्या है? प्राचीन भारत में ऋग्वेद में, है ना, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में, है ना। और देखो, हो सकता है तो आप जो फिगर बना के क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास लिखा आपने, उसमें लिख दिया प्राचीन इतिहास, जैसे लिखा हुआ ये। ठीक है, प्राचीन इतिहास लिखा, उसमें 2 पॉइंट आपका ऋग्वेद और प्राचीन संस्कृत ग्रंथ। फिर अगले में आए
पूर्व मध्यकाल में, है ना, चोल काल के दौरान और मुगल काल के दौरान, ब्रिटिश काल में, जो यहाँ पर ये सब 3 दे रखे हैं, ये तीनों ऐसे करके आपको लिखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद करने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और याद भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ से हमारा क्या है, स्थानीय सरकारों के कार्य यहाँ पर क्या है। इसमें 74वें संविधान संशोधन जरिए संविधान की 12वीं सूची में उन 18 विषयों को शामिल किया गया जिन्हें राज्य सरकारें नगर पालिका को सौंप सकती है। इनमें शहरी योजना, निर्माण भूमि उपयोग जो विनियमन है उसके निर्माण के यहाँ पर विषय शामिल होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 243 एक्स है, मतलब हमारा 10 है, एक्स, हाँ ठीक है एक्स है, और यहाँ पर 243 वाई है, ये राज्य वित्त आयोग है, उसके लेकर यहाँ पर अनुदान की वितरण की समीक्षा करता है। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना है, कुछ इतना नोट्स इसका नहीं बनाना है आपको, बस क्या है 243 वाई एक्स और वाई देखना है। आगे देखते हैं, और स्थानीय निकाय के राजस्व स्रोत। ठीक है, यहाँ पर देखो स्थानीय निकाय के हमारे राजस्व स्रोत क्या आएंगे, स्वयं के स्रोत क्या होते हैं, कर राजस्व, गैर कर राजस्व और अन्य प्राप्तियाँ। सौंपे गए कुछ हमारे राजस्व होते हैं, अनुदान सहायता होती है और उधारी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर ये सब आपको एक बार देख लेना है, कुछ याद नहीं करना है इनमें से, बस हमारे जो शहरी निकाय हैं उसके क्या राजस्व के स्रोत होते हैं, एक तो स्वयं के स्रोत क्या क्या होते हैं इनके। ठीक है, और सौंपे को कुछ सौंपते हैं, जैसे कि साझा करते हैं राजस्व क्या होते हैं, जैसे मनोरंजन टैक्स हो गया, जीएसटी है ना, ये सब में शामिल कर लिया गया। और अनुदान के द्वारा यहाँ पर कौन कौन से स्रोत होते हैं और उधारी द्वारा कैसे होते हैं, तो बस एक बार देख लेना है कि हमारे शहरी स्थानीय में कौन कौन से, ये लिख भी सकते हो आप, लिखोगे स्थानीय शहरी निकायों के राजस्व के स्रोत, सौंपे के स्रोत में, अनुदान सहायता में, उधारी में, ऐसे करके बात अपनी अपनी बता सकते हो हमसे करके इतने में। आगे देखते हैं, आपका है आगे टॉपिक 1.15 है ना, संदेशों के लिए विधि सम्मत जो हमारे इंटरसेप्शन हेतु प्रक्रियाएं, ये जो इंपॉर्टेंट होगा इस वाले टॉपिक में सिर्फ वो देखेंगे हम, है ना। देखो ये टॉपिक में सिर्फ आपको इतना देखना है कि हमारे जो ये नज़र है, इंटरसेप्शन जो आदेश जारी करने की शक्ति किसके पास है ना, सक्षम प्राधिकारी। इसमें क्या होता है, केंद्र स्तर पर गृह सचिव, राज्य स्तर में गृह सचिव यहाँ पर शामिल होते हैं। आपसे बोलेगा ये जो हमारा जारी करने की शक्ति सिर्फ प्रधानमंत्री के पास होती है ना, तो गलत हो जाएगा। अधिकृत एजेंसी, इसमें केंद्र सरकार और अधिकृत की गई अन्य एजेंसी शामिल होती है। इसमें बोलेगा अधिकृत एजेंसी हमारी होगी गृह मंत्रालय, तो क्या गलत हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, इंटरसेप्शन की अवधि 60 दिनों की होगी, मानोगे, जिन्हें अधिकतम 180 दिनों तक बढ़ा सकता है। अब बोलेगा जो इंटरसेप्शन है इनकी अवधि मिनिमम 80 दिन की होगी और मैक्सिमम 180 दिन की होगी, है ना, तो क्या गलत हो जाएगा, 60 और 180 होगी यहाँ पर। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने। इंटरसेप्शन से संबंधित दायित्व जो है इसमें अधिकृत एजेंसी द्वारा 2 नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे। ये अधिकारी इंटरसेप्शन आदेश को दूर संचार विभाग द्वारा पर सेवा प्रदान के नोडल अधिकारी को भेजेंगे। ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे टॉपिक है नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, नेट न्यूट्रलिटी के बारे में ये सिद्धांत मानता है कि हमारा इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, इंटरनेट की जो उपलब्ध सभी डेटा के साथ समान रूप से व्यवहार करना, राइट। उपयोगकर्ता कंटेंट, प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन के आधार पर भेदभाव नहीं करना। ठीक है, ये ब्लॉकिंग और थ्रॉटलिंग और भुगतान करने वाले जो हमारे कंटेंट प्रोवाइडर उसकी प्राथमिकता देने का जो है उससे इसको प्रतिबंधित करेगा। ठीक है, क्या है इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट हमारा जो रहेगा वो सिर्फ इतना देखेंगे। यहाँ देखो इंपॉर्टेंट हमारा क्या, ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे भारत में नेट न्यूट्रलिटी से संबंधित विनियमन की फ्रेमवर्क, जैसे 2015 में क्या पर था इसका, ठीक है, 2016 में क्या है और 2018 में क्या है, तो ये आपको जो यहाँ चेंज हुए फ्रेमवर्क हमारे बनाया गया, पूरा डेटा, पूरा हमारा स्ट्रक्चर, वो चीज़ आपको देखना है कि भारत में नेट न्यूट्रलिटी से संबंधित कुछ फ्रेमवर्क हैं वो, बाकी ऊपर का कुछ आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हो। अगला हमारा टॉपिक है भारतीय वायुयान विधेयक। ठीक है, इसको देखेंगे। देखो जो इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे होगा वो सिर्फ उसी टॉपिक को यहाँ पे मैं इस वाले में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इतना कुछ यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस ये थोड़ा इसका अपराध और दंड है, ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। और दंड का निर्धारण या अर्ध निर्धारण, ये हमारा दो सिर्फ इसके जो हमारे टॉपिक रहेंगे इसमें अंदर ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको इससे कुछ नहीं पढ़ना है और। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे इसी में नगर, जो हमारे नगर विमानन मंत्रालय के तहत कुछ कार्यरत संगठन है, इसमें से कौन कौन से संगठन होंगे जो हमारे नगर विमानन जो मंत्रालय उसके अंतर्गत आएंगे। एक तो हमारा नगर विमान महानिदेशालय, नगर विमान जो आपका सूचना सुरक्षा ब्यूरो है, ठीक है, भारतीय विमानपत्तन है, और हमारा जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है वो, और भारतीय विमानपत्तन जो आर्थिक विनियामक बोर्ड होगा वो। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से आपसे बोलेगा कि जो नगर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से इसमें आएंगे, तो ये आप तीनों जो चारों पाँचों दिए हैं वो सब आपको याद रख लेने हैं। आगे देखते और भारत की जो यहाँ पर
विमानन क्षेत्र के लिए कुछ शुरू की गए पहले थे, जैसे कि हमारी राष्ट्रीय नागर विमानन जो विमानन नीति थी 2016, ये शुरू की गई थी, है ना। और भारत में नागर विमानन उद्योग के लिए विजन 2040 यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके रोड मैप के लिए यहाँ पर कुछ जो तैयार किए गए थे तो वो देखने हैं। और योजनाएं इसकी कुछ पहले की गई थी, जैसे कि हमारा मेंटेनेंस करने के लिए क्या था, है ना। तो बजट 2024-25 में इसको बताया गया था, इसके लिए प्रोत्साहन दिया गया था, ठीक है। और हवाई अड्डों का निजीकरण यहाँ पर किया गया था, राइट। 25 हवाई अड्डों का यहाँ पर निजीकरण भी किया जा चुका, किसके तहत, जो हमारे भारत में जो नीतिगत पहले हैं विमानन क्षेत्र के लिए, उसके लिए। आगे देखते हो, बस 3 से 4 पॉइंट आपको सिर्फ देखना है क्या क्या यहाँ पर किया गया, और इतना डीप में नहीं जाना है आपको। यहाँ पर देखो इसकी कुछ प्रौद्योगिकी की आधारित पहले हैं, है ना, जो हमारे प्रौद्योगिकी आधारित कुछ पहले हैं इसमें। एक तो नवनिर्माण, ये क्या है, नवनिर्माण आपकी ये हवाई अड्डों की क्षमता में वृद्धि करने इस पर लक्षित होगा। डिजी यात्रा, एयर सेवा और जीपीएस आधारित यहाँ पर जो हमारे ऑगमेंटेड नेविगेशन होंगे, उसका यहाँ पर भारतीय विमानपत्तन में हवाई जो होते हैं यातायात प्रबंधन उसमें किया जाएगा इन चारों का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग होगा वो क्या होगा, नगर विमानन पर दिल्ली घोषणा पत्र यहाँ पर था, है ना। इसमें यहाँ पर ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर देखने को मिलेगा आपको। और आगे देखते हैं टॉपिक, और महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। ई दाखिला पोर्टल, है ना। ई दाखिल पोर्टल क्या है, देखो ई दाखिल पोर्टल इसकी शुरुआत पहली बार 2020 में की गई थी, 5 साल इसका पूरा हो चुका है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बन चुका है ई दाखिल पोर्टल। तो आपको ई दाखिल पोर्टल पर में एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि इससे 5 साल पूरा हुआ है, न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमृत ज्ञान कोष पोर्टल, ये क्या है, अमृत ज्ञान पोर्टल, इसमें ये उद्देश्य होगा इस पहल के माध्यम से क्षमता निर्माण जो आयोग है इसका उद्देश्य शिक्षकों को सशक्त बनाना और पूरे भारत में लोक प्रशासन प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना, ठीक है। इसमें क्या होगा, देश भर में सर्वोत्तम जो कार्य पद्धति है उनको आकलित करना या संकलन करना, और ये पद्धतियाँ 17 जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, विकास लक्ष्य, उनमें से 15 के अनुरूप हैं। और इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आपको जो कृषि है, डिजिटल गवर्नेंस जैसे यहाँ पर नीतिगत विषय इसमें शामिल किए जाएंगे। अमृत ज्ञान जो कोर्स पोर्टल है इसमें, ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पोर्टल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे है एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर, ये क्या है, देखो विश्व आर्थिक मंच जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसको लेकर यहाँ पर वार्षिक बैठक शुरू होने से पहले जो एडलमैन जो ट्रस्ट बैरोमीटर जारी किया गया था, है ना, इसके बारे में देखते हैं। ये सर्वेक्षण जो 28 देशों में किया गया, ये सरकार, मीडिया, व्यवसाय और गैर सरकारी संगठन जैसे समाज के हितधारक के लोगों पर यहाँ पर ट्रस्ट का प्रभाव का अध्ययन करेगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारा एडलमैन जो ट्रस्ट बैरोमीटर है, ये सिर्फ हमारा सरकार, मीडिया, व्यवसाय के लिए यहाँ पर जो होगा हितधारकों के लिए प्रभाव का अध्ययन होगा, ना कि यहाँ पर गैर सरकारी संगठन या बोलेगा गैर सरकारी संगठन इसमें भाग नहीं लेंगे, है ना, या उनको इसके अध्ययन के अंतर्गत उनको नहीं रखा जाएगा, तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि गैर सरकारी संगठन भी इसके अंतर्गत शामिल हैं, ठीक है। सर्वेक्षण प्रमुख बिंदु पर एक नज़र, कम आय वाले आबादी वाले जो हमारे लोगों के समूह हैं, सरकार, व्यवसाय, मीडिया आदि पर विश्वास के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, और प्रथम 2 स्थानों पर क्रमशः चीन और इंडोनेशिया हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उच्च आय वाले वर्गों वाले जो विश्वास मामले में भारत चौथे स्थान पर है, ठीक है। अन्य देशों को यहाँ पर कंपनी के लिए भारत विश्वास की बात की आती है तो वहाँ पर 13वें स्थान पर आता है। तो यहाँ पर ये कुछ की पॉइंट है आपको याद रखने हैं। आगे देखते हो एंटिटी लॉकर। एंटिटी लॉकर क्या है, ये सुरक्षित और क्लाउड आधारित समाधान है जो बड़े संगठनों और निगम, सूक्ष्म, लघु जो मध्यम उद्यम है उसमें डॉक्यूमेंट्स को स्टोर साझा करने के लिए यहाँ पर सत्यापन को आसान बनाते हैं, ठीक है। ये भारत के डिजिटल पब्लिक जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके एक महत्वपूर्ण घटक होगा। एंटिटी लॉकर ऑफर क्या है, ये सरकारी डेटाबेस के साथ एकीकरण के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स रियल टाइम आधार पर प्राप्त सत्यापित कर सकते हैं इसको, ठीक है। गोपनीय जानकारी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्यूमेंट के धारक की जो सहमति है उसको प्राप्त करना अनिवार्य होगा इनके लिए, राइट। इसमें 10 GB की हमारी इनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित करने के लिए कानूनी रूप से वैध जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होगी, इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे करके दे सकता है, कहेगा ये जो हमारा है ये गूगल ड्राइव के जैसा है ना, गूगल ड्राइव जैसा ही काम करता है, गूगल ड्राइव जितना ही स्टोरेज देता है। तो क्या गलत है, गूगल ड्राइव आई थिंक शायद 16 GB देता है ना स्टोरेज को, ऐसा आपको देख लेना है। बट आपको ये देखना है कि क्या पॉइंट दे रहा है, बिल्कुल एकदम शार्प माइंड रखना है अगर यहाँ से कुछ डेटा देता है तो, ठीक है। अगला देखते हैं 1.185 अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में ये एक मंच है जहाँ केंद्र, राज्य जो सरकारें हैं एक दूसरे के साथ समन्वय के सहयोग करती हैं, ठीक है। इसकी स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई थी। राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से 1990 में स्थापित किया गया था इसे, ठीक है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। संरचना क्या होगी इसकी, स्ट्रक्चर हमारा पूरा जो ये हमारा अध्यक्ष होगा कौन, प्रधानमंत्री, सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। विधानसभा वाले राज्य जो होंगे केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक यहाँ पर शामिल होंगे, तथा मंत्रिमंडल परिषद और कैबिनेट में रैंक के 6 मंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है वो सब यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। कौन शामिल होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और इसकी स्थापना कब की गई थी, कौन सा आर्टिकल है ना, तो बस 2-3-4 बातें आपको याद रखनी। और देखिए पहला वाला पॉइंट ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राज्यीय परिषद इस बार के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आगे देखते हैं अधीनस्थ विमान विधान, ये क्या है? डाकघर अधिनियम 2003 के तहत यहाँ पर इसे डाकघर जो विनियमन था इसे शामिल किया गया था। तो देखते हैं इसके बारे में। ये अधीनस्थ जो विधान वास्तव में विधायिका की अधीनस्थ प्राधिकार द्वारा बनाए गए कानून है। इस तरह के विधान कानून को विधायिका द्वारा सौंपी गई जो शक्ति है उसके दायरे में रखते हुए बनाया जाना होता है, इसलिए इसे प्रत्यायोजित विधान या अधीनस्थ विधान भी कहा जाता है। अधीनस्थ जो हमारी विधान समिति है इसके संसद के दोनों सदनों में गठित किया जाती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट है, दोनों जो हमारी सदन की समिति होती है उसमें गठित किए जाएंगे और 15 सदस्य होंगे। ठीक है, ये समिति सुनिश्चित करती है कि कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक और जो विधायी सीमा है उसके दायरे में रहकर किया जाए। राइट, तो 2-3 बातें आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं राज्य में संसदीय सचिव, इसको देखते हैं। देखो हमारे जो राज्य में संसदीय सचिव के बारे में, ये संसदीय सचिव जो होते हैं ये इनके कार्यों के मंत्री की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। राइट, वे प्राय राज्य मंत्री का दर्जा रखते हैं, उनके समान अधिकार होते हैं और उन्हें सरकारी विभाग भी सौंपा जाता है। ठीक है, उल्लेखनीय कि अलग अलग हाई कोर्ट्स ने संसदीय सचिव की नियुक्ति को असंवैधानिक माना है। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला, और उनकी कुछ समस्याएं होती हैं किसमें, जो नियुक्तियां होती हैं उसमें। इनमें देखो संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 91 संविधान की जो 91 हमारा संविधान संशोधन है उसके खिलाफ है। ठीक है, याद है कि इस संशोधन के माध्यम से संविधान का अनुच्छेद 164(1)(a) जोड़ा गया था। ये दोनों बातें हमारी तीसरी बात है और एक ही बात इंपॉर्टेंट है। राइट, एक ही जो बोला नीचे ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर 164(a) है, इसमें मुख्यमंत्री सहित जो मंत्री हैं उनकी कुल संख्या को राज्य की विधानसभा के सदस्यों का 15% तक सीमित करना है। तो ये 3-4 बातें हमारी इंपॉर्टेंट है और ये हमारा जो है राज्य मंत्री का दर्जा रखते हैं, ये भी याद रखना है। ये बोलेगा कि हमारा केंद्र के समान जो दर्जा रखते हैं, ऐसे करके कुछ आपको की पॉइंट घुमाएगा, तो बहुत अच्छे से आपको शार्प करके माइंड रखना है क्या यहाँ पर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। लोकसभा अध्यक्ष ने पंचायत पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया है। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 के बारे में इसे राष्ट्रीय महिला आयोग और लोकसभा सचिवालय द्वारा जनजाति कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य होगा पंचायती राज संस्था है कुछ अनुसूचित जनजातियों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाना, साथ ही उन्हें संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रिया और शासन प्रणाली में जानकारी देकर प्रभावी नेतृत्व में प्रेरित करना। ठीक है, ये हमारे पंचायत पार्लियामेंट का काम होगा। ये मंत्रालय आपसे पूछ सकता है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो ये मंत्रालय आपको दोनों याद रखने हैं जो यहाँ पर मंत्रालय हैं। ठीक है, और क्या क्या काम करेंगे। राइट, और ये किस वजह से बनाया गया है ना, उन्हें संवैधानिक प्रावधानों को लेकर यहाँ पर जानकारी देने के लिए, प्रभावित करने के लिए इसे बनाया गया था। तो ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इससे इंपॉर्टेंट है पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, ये क्या है? देखते हैं निश्चित काल के लिए स्थगन का अर्थ होता है संसद की जो बैठक है उसमें निश्चित काल तक के लिए स्थगित कर देना। इसके तहत सदन की आगामी बैठक बुलाए जाने के लिए कोई दिन बिना बताए स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति जो होती है सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। पीठासीन अधिकारी सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद किसी भी समय सदन की बैठक बुला सकता है। हमारा 2 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। ये बोलेगा कि जो निश्चित काल के लिए स्थगन है इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है। 4 बातें आपको यहाँ से दे देगा, बिल्कुल क्लोजली बात देगा, मतलब एकदम क्लोज बातें देगा कि आपको सोचने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आपको एकदम माइंड शार्प रखना है कि क्या यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए स्थगन की बात कही जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। अगला टॉपिक है यहाँ पर हमारा विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये क्या है? देखो विशेषाधिकार प्रस्ताव है, ये संसदीय विशेषाधिकारों के कथित उल्लंघन के संबंध में यहाँ पर जो सदन के पीठासीन अधिकारी है इसके यहाँ पर अधिकारों से किया गया था। ठीक है, और जो हमारे औपचारिक अनुरोध हैं उसके यहाँ पर लेकर बताया गया था उनको लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, संसदीय विशेषाधिकार के बारे में जानते हैं क्या होता है। ये विशेषाधिकार प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से और प्रत्येक सदन को सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त, उनके बिना सदस्य अपने जो सदन है अपने कार्यों के जो कुशलतापूर्वक प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते। ये विशेषाधिकार अन्य निकाय अथवा व्यक्तियों के पास जो प्राप्त अधिकार हैं उससे कहीं अधिक होते हैं। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार संहिताबद्ध नहीं होते हैं। ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 सिविल जो हमारी प्रक्रिया संहिता होती है वो और 1908 की संसदीय जो परिपाटी जैसे यहाँ पर अलग प्रावधान है उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव को लेकर आपने थोड़ा सा गूगल करके भी इसको पढ़ लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको हो सकता है तो स्टैटिक में अगर लिखा होगा तो वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं अनुपूरक अनुदान। ठीक है, अनुपूरक अनुदान, हाल ही में केंद्र सरकार ने अनुपूरक अनुदानों की मांग के रूप में निवल अतिरिक्त आय के रूप में संसद को मंजूरी मांगी है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 115 के तहत अनुपूरक अनुदान की मांग तब की जाती है जब उस वित्त वर्ष के लिए संसद द्वारा किसी विशेष सेवा हेतु पहले से जो अधिकृत आवंटन प्राप्त नहीं पाया जाता है। राइट, ये इसको लेकर यहाँ पर बोलते हैं अनुपूरक अनुदान। अनुच्छेद 115 के तहत अन्य अनुदान जैसे कि हमारा अतिरिक्त अनुदान, ठीक है, और अधिक अनुदान। यहाँ पर हमारा 115 के तहत ये 2 अनुदान है, जो एक अतिरिक्त होगा और एक अधिक अनुदान। तो 2 बातें ये आपको याद रखनी है और तीसरी बात है जो ये है
3 बातें कैसे लिखोगे आप, अनुपूरक अनुदान लिखोगे, 3 बातें जो ऐसे करके दे रखे हैं, अपना यहाँ से क्लियर हो गया। 3 सिर्फ देखो, एक पेज में कम से कम आपको 5 से 6 पेजों का काम होना चाहिए, ऐसा आपको नोट बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। गैर सरकारी विधेयक। देखो, गैर सरकारी विधेयक क्या होता है, ये एक प्रकार का विधायी प्रस्ताव, इसे संसद के उन व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, विधेयक प्रस्तुत करने और चर्चा के लिए समय का आवंटन लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को बैठक अंतिम 2.5 घंटे गैर सरकारी विधेयकों के लिए यहाँ पर आवंटित किए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा में एक शुक्रवार के अंतराल में बैठक पर अंतिम 2.5 घंटे आवंटित किए जाते हैं। राइट, राज्यसभा में कितना है और लोकसभा में कितना है, ये भी आपको देखना है। ठीक है, विधेयक पेश करने के लिए 1 महीने का नोटिस देना होता है। राइट, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। आगे, आज तक केवल 14 गैर सरकारी विधेयक क्या पारित किए गए और उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिली भी है। इंपॉर्टेंट, ऐसे बोलेगा आज तक जो हमारे यहाँ 10 से कम विधेयक को पारित किया जा चुका है, ऐसे करके बोलेगा, है ना। 10 से अधिक बोलेगा तो आपको करेक्ट हो जाएगा, 10 से कम बोलेगा तो गलत है। अंतिम बार 1970 में किसी गैर सरकारी विधेयक को संसद में पारित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक हमारा, 4 से 5 पॉइंट नीचे के सब देख लें। आगे देखते हैं, नियम 267, ये क्या है, रूल हमारा जो है 267, इसमें ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हटाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और अगला, राज्यसभा के सभापति के पद हटाने की प्रक्रिया, है ना, इसको देख लेते हैं। विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो पेश किया था अनुच्छेद 64 में, यह प्रावधान भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये यहाँ पर बताता है आर्टिकल 64। ठीक है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में नोटिस अवधि आपको 14 दिन पहले नोटिस यहाँ पर दिया जाना होता है। प्रस्ताव पारित करना, आर्टिकल जो हमारा 67B है, इसके अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा उसके सभी सदस्यों के बहुमत पारित जो संकल्प होगा उसमें और लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा उस पर संकल्प सहमति पर बताकर इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, जहाँ संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के आधार पर उल्लेख किया जाता है, वहीं उपराष्ट्रपति को मामले में आधारों पर उल्लेख नहीं किया गया है, याद रखना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारा, ये वाला किस आर्टिकल में, ये भी याद रखना है, और कितने दिन पहले नोटिस देते हैं ये भी आपको याद रखना है। आगे टॉपिक है वाणिज्यिक न्यायालय। ये क्या होता है, देखो वाणिज्यिक न्यायालय जो है, ये न्यायालय व्यापारियों व बैंकर्स के समान लेन देन, वस्तुएं सेवाओं के निर्यात या आयात, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि से वाणिज्यिक जो विवादों से निपटते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015, वाणिज्यिक न्यायालय जो हमारे वाणिज्यिक अपीली न्यायालय होते हैं तथा हाई कोर्ट्स होते हैं, उसमें वाणिज्यिक जो अपील होते हैं उसका यहाँ पर प्रभाग गठन का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, गठन क्या होगा, वाणिज्यिक न्यायालय का गठन संबंधित राज्य के हाई कोर्ट्स के परामर्श के बाद राज्य सरकार कर सकती है। आपसे बोलेगा कि जो हमारा इसका गठन है, ये वाणिज्यिक न्यायालय का गठन संबंधित राज्य के हाई कोर्ट से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, तो गलत है, क्या, राज्य सरकार द्वारा। हाई कोर्ट के वाणिज्यिक प्रभाग का गठन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। ये दोनों पॉइंट हमारे नीचे के इंपॉर्टेंट है, और ये पहला वाला। आगे देखते हैं, आगे टॉपिक यहाँ पर विलय का सिद्धांत। ये क्या है, देखो विलय के सिद्धांत के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुन्हैयामद बनाम केरल राज्य 2000 मामले में इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। ठीक है, इसी सिद्धांत के अनुसार एक समय में ही एक विषय पर एक से अधिक डिग्री या आदेश लागू नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे, इसलिए जब तक हमारा उच्चतम न्यायालय है वो किसी अधीनस्थ न्यायालय आदेश के जो अदालत के आदेश का डिग्री या निर्णय को रद्द या संशोधित करने की पुष्टि करते हुए निपटारा कर सकता है, तो निचली अदालत के आदेश को अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वह उच्चतम न्यायालय के आदेश में समाहित हो जाता है। ठीक है, तो एक बार आपको बात याद रखनी है, क्या होता है हमारा विलय का सिद्धांत। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। राइट, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को लेकर विलय के सिद्धांत को रेखांकित किया था, और कौन सा बात है हमारा न्यूज़ में है ये भी। आगे देखते हैं, टॉपिक है हमारा हेंडरसन सिद्धांत। हेंडरसन सिद्धांत क्या है देखते हैं। देखो हेंडरसन सिद्धांत के बारे में उत्पत्ति, इस सिद्धांत का उल्लेख सबसे पहले हेंडरसन बनाम हेंडरसन 1847 में नामक ब्रिटिश मामले में किया गया था। परिचय, इस सिद्धांत के अनुसार किसी मामले में एक ही विषय से उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों को एक ही मुकदमे के तहत निपटाया जाता है। ये कोई सख्त नियम नहीं बल्कि यहाँ पर एक लचीला सिद्धांत होता है। महत्व तो क्या होगा इसका, इससे न्यायिक हमारे अभियोजन होते हैं सद्भावपूर्वक जो संचालित होते हैं वो होंगे। ठीक है, इसका महत्व, ये विवाद और पक्षकारों में ऐसे हथकंडे अपनाने से रोकता है जो मुकदमेबाजी को अलग करने या कमजोर करते हैं, है ना। ये हमारे क्या इसका महत्व होगा हेंडरसन सिद्धांत का। ठीक है, हेंडरसन सिद्धांत होता क्या है, कौन सा केस हमारे न्यूज़ में आता है इसको लेकर, दो चीज़ें हो गई, और ये क्या होता है, मतलब क्या हमारा इसके मुकदमे के तहत आपको निपटाया जाना चाहिए, क्या लिखा है कि सख्त नियम होता नहीं बल्कि एक लचीला सिद्धांत होता है। आपसे बोलेगा जो हमारा जो हेंडरसन सिद्धांत है एक सख्त नियम है। ठीक है, जिसके तहत हमारा कोई मुकदमा जो होते हैं उसमें निपटाया नहीं जा सकता है, इनको ऐसा करके कुछ दे देगा। तो आपको क्या ये एक हमारा लचीला है बल्कि सख्त नियम नहीं है। ठीक है, याद रखना है हेंडरसन सिद्धांत को। आगे देखते हैं, वेतन आयोग। ये क्या है,
वेतन आयोग, 8वें वेतन आयोग के गठन उसकी मंजूरी दे दी गई। गठन क्या होगा? केंद्र सरकार द्वारा 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग यहाँ पर गठन किए जा चुके हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 2016 में की गई थी। इसका कार्यकाल 2026 में पूरा होने वाला है। ठीक है, 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर थे। इनकी विशेष सिफारिश या इनकी सिफारिश सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन ग्रेड, भत्ते, अन्य लाभ निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सुर्खियों में कुछ यहाँ पर हमारे बॉडीज़ हैं, है ना, बॉडीज़ यहाँ पर या फिर जब रखे हैं इनके महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय वो सब हैं। तो देखते हैं इसको। यहाँ पर है हमारा पहला नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग। कैग आपको पूरा जो आपका स्टैटिक है वहाँ से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। अगर देखो ये अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ये पढ़ रहे हो तो इसको खोलो और सीधे से अपने जो कॉपी ले रखे हो वहाँ से भी ओपन कर लो। कैग को देखो क्या क्या बातें यहाँ से अलग मिल रही है, सिर्फ उस बात को आप ऐड कर जाओ। बाकी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है क्योंकि आप पढ़ चुके हो, है ना। जो एक्स्ट्रा आपको लग रही है वो आप ऐड कर सकते हो। कॉपी में नहीं है तो इसमें एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे वो कॉपी में अपनी नोट कर सकते हो बातें, राइट। आगे क्या है? राज्य वित्त आयोग हमारा क्या होता है ना। राज्य वित्त आयोग क्या होता है? कितने हमारा जो कौन संविधान संशोधन के तहत लागू होने पर भीतर यहाँ पर गठन करना किया गया था इसका, है ना। प्रत्येक 5 साल में क्या उसका एक गठन करना होता है ना। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। ये क्या होता है? हमारा जो स्टेट पीएससी होता है ये क्या होता है ना। कौन से आर्टिकल में है, किसके द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया दिया, इनके कार्यकाल क्या होते हैं सदस्यों की, और ये कितने वर्षों तक होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। 60 वर्ष नहीं होगा, 62 होगा। ठीक है, पद से कैसे हटा सकते हैं इनको, यहाँ पर ये सब दे रखा है, ये आपको पढ़ना है। नहीं अगर आपके पास लिखा है तो बहुत अच्छा सा नोट्स है, आपको इसका नोट कर लेना है। मतलब जो पीएससी है ये आपको पीएससी के बारे में क्या है एक एक बातें आपको नोट कर जानी है। लिखी है तो ठीक है, नहीं लिखी तो यहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे राष्ट्रीय उपभोक्ता विभाग जो हमारा निवारण आयोग है ये क्या है, ये आपको देखना है, राइट। क्या होता है, इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है। इससे आगे शुद्धि पत्र, ये क्या होता है? शुद्धि पत्र ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रेट्स हैं, रेट को लेकर यहाँ पर जो गलत तरीके से उल्लंघन करता था उसको लेकर यहाँ पर कुछ बताया गया था। ठीक है, तो बाकी आपसे यहाँ पे पूछेगा नहीं कुछ शुद्धि पत्र के बारे में, हटाते हैं इसको। आगे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो शुद्धि पत्र है ये आपका जो एक बार कुछ देख लेना है आर्टिकल कौन कौन से यहाँ पर यूज हो रहे हैं। 232 और 226 हमारा रेट जारी करते हैं, प्रभावित होते हैं, उसको लेकर दे रखा है। ठीक है, तो बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं, यहाँ पर रेट्स के बारे में सब कुछ यहाँ बताया है। ठीक है, और देखो टॉपिक नंबर जो 2 रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसका अपडेटेड मैगजीन का, इसका सेकंड टॉपिक हमारा आईआर का, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में करूँगा। ठीक है, एक एक पार्ट में एक पूरी वीडियो में आपको खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो टोटल 6-7 पार्ट होंगे। 6 से 7 मतलब मान लो आप 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट से करके मैं वीडियो को पूरा खत्म कर दूँगा। ठीक है, जो टॉपिक बताता जा रहा हूँ वो सब टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए आप जो हमारा डेली टारगेट चल रहा है उससे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, डेली टारगेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो वो भी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।